हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का नया चैप्टर देखने जा रहे हैं। जैसे कि आप सबका एग्ज़ाम का अब 1 मंथ बच रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी इस बार मध्यमा एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सारे अभ्यर्थियों को पता होंगे, क्योंकि हमने आपको सारे इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं और आगे भी सारे इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे भी। इसका पहला चैप्टर हम लोगों ने देख चुके थे, प्रकाश का परावर्तन, और हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाए थे। 2023 में पूछा गया साइंस का क्वेश्चन भी हमने आपको दिखाए थे। उसमें से इस चैप्टर का भी 2 क्वेश्चन आया था 5 नंबर का। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन का भी 3 क्वेश्चन था, वो हम क्वेश्चन भी आपको करवा चुके हैं। तो हम आपको सारा चैप्टर वाइज हम आपको याद भी दिलाते जाएंगे कि किस टॉपिक से, जैसे कि फिजिक्स से किस टॉपिक से कितना नंबर का आते हैं, और टाइम पर आपका क्लास जो सिलेबस है पूरा कवर होंगे। ये हम पे आप लोग विश्वास रखिए, क्योंकि हम पिछले कई सालों से मध्यमा का एग्ज़ाम का तैयारी करवा रहे हैं। तो आप लोगों के टाइम पे ही क्लास होंगे। और आप लोग क्लास जो भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप या कॉल करके क्लास ज़रूर ले लें। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके या तो मैसेज भी कर सकते हैं या व्हाट्सअप करिएगा तो ज़्यादा बेटर होंगे वो, क्योंकि कॉल कभी कभी नहीं भी उठा सकते हैं। तो इस पर आप व्हाट्सअप करके अपना जो भी स्टडी मटेरियल है वो मंगा ले। जैसे कि हम आपको सारा वीवीआई क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक का कितना वेटेज है और कैसे आपको तैयारी करना है, और रेगुलर आपको क्लास वीडियो मिलता रहेगा आपके व्हाट्सएप पे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कह रहे प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन के बारे में जाने थे। तो प्रकाश का परावर्तन कैसे होता था, तो हमने देखे थे कि ऐसे प्रकाश आ रही है और ऐसे जब परावर्तक सतह से टकराकर जो वापस आ जाती थी तो उसे हम क्या कहते थे, प्रकाश का परावर्तन। ये हमने आपको कॉपी पर लिख कर भी हमने आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताए भी थे। लेकिन इसमें परावर्तन नहीं कह रहा है, कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा में जो परिवर्तन आती है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता था कि लौट कर आ जाती थी उसी माध्यम में। जैसे कि ये है, ये परावर्तक सतह था, प्रकाश की किरणें ऐसे आती थी लेकिन इसी माध्यम में, जैसे इधर एयर है तो एयर वाले माध्यम में ही वापस लौट आती थी, तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहते थे। मान के चलिए यहाँ पर एक कोई परावर्तक चीज़ रखा हुआ है, इधर एयर है, इधर कुछ भी नहीं, एटमॉस्फेयर है तो मतलब एयर है, और इधर मान के चलिए तालाब का पानी है, कुछ पानी है। तो ये दूसरा माध्यम हो गया, ये दूसरा माध्यम हो गया। प्रकाश की गति का जो माध्यम है वो एयर में अलग होंगे, जो एटमॉस्फेयर कहने का मतलब वायुमंडल जिसमें हम लोग अभी रह रहे हैं। पानी में जाएंगे तो वहाँ पे आप सबको थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ पर माध्यम चेंज हो रहा है, वहाँ पर एयर की कमी है। यदि इधर पानी है तो यदि इस ऐसे प्रकाश की किरणें आ रहे हैं, मान के चलिए यहाँ पर हम टार्च जलाए, अभी तो मोबाइल होते हैं सबके पास, तो फ्लैश जलाए, यहाँ से रोशनी आए, ऐसे आए, यहाँ पर परावर्तक से एना या कुछ रखा हुआ है, इससे टकरा कर इस माध्यम में आ गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। मान के चलिए यहाँ पर कोई वस्तु है, हम यहाँ से टॉर्च जलाए तो दिख रहा है यहाँ पर, मतलब क्या, इस आईना पे पड़ने पर यहाँ पर दिखा तो वो क्या है, प्रकाश का परावर्तन हुआ है। वही यदि इसको हम हटा दिए, मान के चलिए कि इसको हम हटा दिए, इस परावर्तक सतह को हटा दिए, और ऐसे प्रकार इधर पानी है, ऐसे प्रकाश की किरणें आए और इधर आने के वजह ये अंदर इधर चल गए, थोड़ा सा मुड़ के इधर चल गए, तो उसको क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। तो अब आप क्लियर हो गए होंगे सारे जो भी अभ्यर्थी है, काहे कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके द्वारा बोले जा रहे हैं कि हमने अभी तक पढ़े ही नहीं है या हमारा पढ़ाई बहुत पहले छूट गया है। तो आप लोगों को इसको लेकर बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, हम थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास लेकर ख़त्म करेंगे, लेकिन आप सबको समझाकर आगे लेकर चलेंगे। तो आई थिंक सब ने समझ गए होंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। परावर्तन मतलब प्रकाश उसी माध्यम में वापस आ गया, किसी चीज़ों से टकरा कर, या परावर्तक सतह से, स्टैंडर्ड भाषा में बोलेंगे तो परावर्तक सतह से टकरा कर यदि वापस आ गया तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देख चुके थे, यहाँ पर दे भी दिया गया होगा। उसके बाद यदि हम बात करें तो अभी हम लोग प्रकाश का अपवर्तन देख रहे हैं, ये हम लोगों ने देख चुके थे।
और वही दूसरे माध्यम में प्रकाश चली जाती है तो उसको क्या कह देते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जिसको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है प्रकाश के परावर्तन में, वो लोग पिछला 2 ही वीडियो है, 2 वीडियो में हमने सारा प्रकाश का परावर्तन कवर कर दिए हैं, उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। इस वीडियो में भी हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ सारा कुछ समझ में आ जाए, लेकिन थोड़ा समझाने में अगर टाइम लग गया तो हम लोग ऑब्जेक्टिव कल भी देख सकते हैं। हमारे पास अभी पर्याप्त समय है, बहुत समय है। उसके बाद यदि हम बात करें तो क्या है कि प्रकाश का जो चाल होता है ना, वो निर्वात में मतलब क्या है कि जहाँ पर एयर ना हो तो वहाँ पर कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्योंकि आपको पता है कि चाल जो होता है मीटर पर सेकेंड उसका यूनिट होता है, ये मात्रक होती है। जैसे क्या आप दूध, गांव में दूध किसी को देते होंगे या खरीदते होंगे तो वहाँ पर क्या हो, आप कहते हैं कि एक या तो 1 केजी बोलते होंगे या 1 लीटर बोलते होंगे। तो वो केजी और लीटर क्या है, मापने की एक इकाई है। जैसे कि आप कहीं जाते होंगे तो जो पढ़ा लिखा है वो भी, नहीं पढ़ा लिखा है वो भी कहते होंगे मेरे घर से स्कूल या कॉलेज की जो दूरी है वो लगभग 2-3 किलोमीटर होंगे। या जो बहुत पुराने होंगे, जो आपके दादा सब होंगे, वो सब या तो कोस में कहेंगे, वो भी आप धीरे धीरे समझ गए हैं। तो कोस भी उसी का टर्म है, वो आगे जाके समझ जाइएगा। ऐसे मैथिली में पढ़ना भी है। तो ये इसी तरीके से चाल का क्या होता है, यूनिट मीटर पर सेकेंड में इसको मापा जाता है। तो कितना है प्रकाश का जो चाल है निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसी को लिख सकते हैं तो 3 लाख कह सकते हैं। कितना, 3 लाख केजी पर सेकेंड, ये भी कह सकते हैं। अगर केजी में जाएंगे तो 3 को शून्य उधर चल गया तो 5 को बचा, 5 शून्य किसी पर आता है तो कितना हो जाता है, तो लाख हो जाता है। तो 3 लाख केजी पर सेकेंड हो सकता है, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो सकता है, यहाँ पर लिख भी दिए हैं 3 लाख केजी पर सेकेंड। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है कि निर्वात में जो चाल है प्रकाश की, किसी एक को ही लिखिए, ये लिए तो ये उसी का ये फॉर्म है, या जिस माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना है। जैसे हमको पानी का अपवर्तनांक निकालना है, ये ऐसे आप लोगों से नहीं पूछेंगे, फिर भी हम आपको बता देते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है कि मतलब किसी माध्यम को निर्वात के द्वारा उसे प्राप्त किया जाता है या उसे निकाला जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे क्या निर्वात का अपवर्तनांक दे दिया है, चाल दे दिया, उसके बाद जो किसी माध्यम, जैसे कि हम कांच में ले लिए, पानी में ले लिए, तो या ऑयल में ले लिए, तो इनके माध्यम की प्रकाश की चाल, मतलब ऑयल में प्रकाश की चाल कितना होंगे, तेल में कितने चाल होंगे प्रकाश की, और या पानी में कितने गति होंगे, निर्वात में कितने होंगे। निर्वात में सबसे अधिक होती है प्रकाश की चाल, उसमें तेजी से मतलब कि आ जाती है। जैसे कि आपको पता है कि सूर्य की जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेते हैं, तो 8 मिनट 20 सेकेंड लेते हैं। कितना, 8 मिनट 20 सेकेंड लेते हैं। वही यदि पानी का माध्यम उसको मिल जाए तो थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि पानी में उसकी चाल क्या होती है, थोड़ा कम हो जाती है। उसके बाद हम लोग लेंस के बारे में जान लेते हैं। उसमें हम लोगों ने उत्तल, अवतल और समतल दर्पण के बारे में समझे थे, और प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग लेंस के बारे में जानते हैं। उत्तल लेंस क्या होती है, अवतल लेंस क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को कभी कभी अभिसारी लेंस भी कह देते हैं। तो अभिसारी लेंस आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल को अपसारी और अवतल लेंस को उत्तल को अभिसारी और अवतल को अपसारी लेंस कहा जाता है। उसके बाद हम लोगों का देखते हैं क्या दिया गया है। उसके बाद वहाँ पे हम लोग फोकस दूरी देखते थे अवतल और उत्तल दर्पण की। तो और यहाँ पर हम लोग देखते हैं अवतल लेंस और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, वही अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। वही यदि हम दर्पण वाले में बात कर ले तो दर्पण वाले में क्या होते थे, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी देख लीजिए, अवतल लेंस की ऋणात्मक होती थी और उत्तल लेंस की क्या होती थी, धनात्मक होती थी। वही बात यहाँ पर भी है, अवतल लेंस की क्या होती थी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती थी, धनात्मक होती थी। उसके लिए ये चिन्ह परिपाटी दिया गया था।
और वही बात यहाँ पर है, उत्तल लेंस में धनात्मक और अवतल लेंस में ऋणात्मक उनकी फोकस दूरी होंगे। ऑब्जेक्टिव में ये आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ से और भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लेंस फार्मूला, दर्पण फार्मूला पूछेगा तो 1/v या u कुछ भी लिख सकते हैं। 1/v प्लस u बराबर 1/f होता है। वही आप लेंस फार्मूला में यहाँ प्लस की जगह पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। देख सकते हैं क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। फार्मूला सेम रहता है। ये बात सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि दर्पण वाले में प्लस होता है और लेंस वाले में माइनस हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। अपवर्तनांक भी, आवर्धन भी समझ सकते हैं, जिसको इंग्लिश में मैग्निफिकेंस कहते हैं। ये क्या होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, बताओ वस्तु की ऊंचाई। मान के चलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर आया और वस्तु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो अब जो आवर्धन है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और लेंस की क्षमता पूछेगा तो क्या होगा, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, धनात्मक, क्योंकि इसकी फोकस दूरी धनात्मक थी तो क्षमता क्या होगी, धनात्मक होगी। अवतल की ऋणात्मक थी तो क्षमता इसकी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। क्योंकि क्षमता क्या होता है, पावर क्या होता है, लेंस की क्षमता क्या होती है, 1/f होता है। यही आपको इसी तरीके से उसमें जो चश्मा लगाया जाता है उसमें सेट किया जाता है, वो भी हम आपको बताएंगे। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव से और आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूरा क्लियर कर ही लेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, वही ना है, हाँ, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा क्या कहें, पटना में भी ज़्यादा जो होते हैं लवारिस गाय सबको छोड़ दिया जाता है, उसको खाना तो देता नहीं है। यहाँ के लोग सिर्फ दूध चाहिए और खिलाता है नहीं, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा आप लोगों को। कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं होता है। तो लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है प्लास्टिक, लकड़ी, मिट्टी, कांच। तो किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाएगा, ये आप लोग सोच के भी बता सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी का प्रयोग तो लेंस बनाने में होगा नहीं। लेंस बनाने में प्लास्टिक का कवर बनने में यूज हो सकता है, कवर में लकड़ी का भी होगा, कांच तो उसमें होगा ही होगा, लेकिन मिट्टी का यूज नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इस तरीके से हमने आपके लिए थ्योरी सेट किया है कि आपका कोई भी क्वेश्चन 2 नंबर, 5 नंबर और जो ऑब्जेक्टिव है कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा ना, वो हम आपको सारे टॉपिक के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, वो हम आपको लिख कर दे देंगे, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, वो 2 पेज में आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। कह रहा है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो अभी हम लोगों ने देखे थे कि किसका होती है ऋणात्मक, तो अवतल की ऋणात्मक होती है, उत्तल की धनात्मक होती है। दो दर्पण में भी यही है और लेंस में भी यही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस में होती है। इस समय जल्दी जल्दी हम लोग खींचते हैं। अगला रखा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है। अपवर्तनांक का मान क्या होता है, म्यू, इससे हम लोग लिख सकते हैं, ये स्नेल फार्मूला होता है। म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बट्टा साइन आर। ये स्नेल जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा दिया गया था, अपवर्तनांक को लेकर ये फार्मूला दिया गया था। म्यू बराबर साइन आई बट्टा साइन आर। अगर स्नेल के नियम पूछेगा आपसे तो यही लिख दीजिएगा, म्यू बराबर साइन आई, साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ते हैं ना, तो साइन आई बट्टा साइन आर, यही क्या है, स्नेल के द्वारा दिया गया नियम था। और वही पूछ रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है कितना, तो साइन आई बट्टा साइन आर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो अभी हमने आपको बताया कि निर्वात में प्रकाश की, सॉरी ये नहीं होंगे, हाँ यही होगा, 10⁸ होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। केजी में अगर हम लिखते तो 3 लाख केजी पर, मतलब क्या होता है, 3 लाख केजी पर सेकेंड होते। तो इसका भी आप लोगों का पता हो गया। आप सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, वो शॉर्टली थ्योरी है, आपको हम समझा देंगे, तो आपको कोई क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होंगे। आपका एग्जाम भी रहेगा तो सारे का आप शॉर्टली थ्योरी रिवाइज करके चल जाइए, आपका निश्चित रूप से सारा क्वेश्चन बनेंगे।
और ये सिर्फ आप लोग ही नहीं, जो बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं वो भी यही सब पढ़ के जाते हैं, क्योंकि हम मेरा कृष्णा पब्लिकेशन करके बुक भी चलता है, जो कि जिससे आपका चैनल चल रहा है उस नाम से कृष्णा पब्लिकेशन का बुक भी चलते हैं। और ये तो आप लोग का 20 से ही चल रहे हैं, तो वो अभ्यर्थी भी फॉलो करते हैं। आप लोग तो खैर उससे थोड़ा सा लोअर ही आपका एग्ज़ाम रहता है, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन ही रहते हैं। अगला है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो हमने आपको तभी थ्योरी का एक्सप्लेन करते समय हमने आपको बताए थे कि सबसे अधिक निर्वात में होती है प्रकाश की चाल। पानी में कम जाता है, कांच में भी कम जाता है, निर्वात में क्या होती है, सबसे अधिक होती है प्रकाश की चाल। अगला है कि सरल सूक्ष्मदर्शी किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो लेंस होती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का। किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का। नेक्स्ट है कौन सा लेंस अपसारी लेंस है। हमने आपको बता दिए थे कि अपसारी लेंस किसको बोलते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी बोलते हैं और उत्तल को अभिसारी बोलते हैं। तो इसका तो आपको अब बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अपसारी किसको, और दोनों के एक जगह लिखे हैं ताकि कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सारा क्वेश्चन मेरे द्वारा सेटअप किया गया है और सिर्फ मैं ही नहीं थे, मेरा कुछ टीम भी है जो कि हमारे कॉलेज टाइम में थे, तो वो हमें हेल्प किए थे सबको अरेंज करने में। तो इस तरीके से हमने आपके लिए सेटअप किया है, जो कि आपका देख सकते हैं कि अपसारी और अभिसारी दोनों एक जगह है ताकि आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो क्या है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है किसमें, मतलब अभिसारी को अवतल लेंस भी बोले जाते हैं, अपसारी को, और अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस भी कहते हैं। इसका दो नाम होता है ना, किसी किसी का घर में भी दो नाम होंगे, एक तो सर्टिफिकेट नेम होता है, एक घर में आपको आपके पेरेंट्स या कोई आपका कलीग्स होंगे वो आपको प्यार से बुलाते होंगे, या निक नेम भी कह सकते हैं। तो इसी तरीके से इनका भी मतलब कह सकते हैं दो नाम है। अगला है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में जो मुख्य फोकस होती है उसकी संख्या कितनी होती है ये आपसे पूछे जा रहे हैं। उसका संख्या कितना होता है, उसकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है, मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमने दर्पण में भी आपको एक्सप्लेन करके बताए थे। किस लेंस में, तो अवतल लेंस में केवल क्या होता है, काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनते हैं। अगला निम्न में से कौन सा वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो कौन वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो काल्पनिक अवतल बनाता है, तो उत्तल क्या बनाएगा, वास्तविक बनाएगा। दोनों एक जगह है तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इससे आपको जो थिंकिंग पावर है, जो सोचने की है, जो कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, इसलिए हमने एक जगह सारे क्वेश्चन को रखे हैं। अगर इसमें आपको काल्पनिक में अवतल नज़र आ रहा है तो वास्तविक में उत्तल हो जाएगा, बस। अगला है कि किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी उसकी क्षमता भी धनात्मक होगी। तो उत्तल लेंस की क्या थी, धनात्मक होती है फोकस दूरी, तो इसका क्षमता भी क्या होंगे, P बराबर क्या होता है कि 1/f होता है, यही क्षमता है। तो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव होगा। अगला है कि अवतल लेंस का आवर्धन M क्या होता है। आवर्धन मैग्निफिकेंस के बारे में हमने देखे थे कि V क्या डिनोट करता है, इमेज का डिस्टेंस, मतलब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और U क्या है, वस्तु की दूरी। तो यही होता है, प्रतिबिंब की दूरी बट्टा वस्तु की दूरी ही क्या होता है, आवर्धन। तो ये भी आगे आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, हमारा थ्योरी इस तरीके से दिया गया है कि आपको कहीं पर कुछ भी दिक्कत नहीं होंगे, उतना आपके लिए सारे चैप्टर में जो दिए गए हैं सफिशिएंट है। अगला है कि उत्तल लेंस की क्षमता, डायप्टर उस लेंस की फोकस दूरी होती है, मतलब कितना, एक डायप्टर बराबर ये क्षमता दिया गया है, उसकी फोकस क्या होगी। तो हमने अभी बताया कि P बराबर 1/f होता है, लेकिन वह किस में होती है, मीटर में होती है। तो हमको सेंटीमीटर में आंसर दिया गया है, तो 1/, क्या होगा, 1 होगा, 1 यहाँ पे मीटर होगा। 1 मीटर को आप किस में बदल सकते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मीटर इन्वर्स होता है तो मीटर होगा। तो 1 मीटर को किस में आप बदल सकते हैं, तो सेंटीमीटर कितने होते हैं, 1 मीटर बराबर तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो कितना हो जाएगा, 100 से गुना कर देंगे तो 100 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया। उसी तरीके से इसको आप बना सकते हैं। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक आपका
1.3 होते हैं। कितना होते हैं? 1.3 होते हैं। अगला है, यदि आपतन कोण आय परावर्तन कोण आर है तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला मतलब कौन सा इसमें करेक्ट है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण हमने प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में ही बताए थे कि बराबर होते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फोकस, मीटर में फोकस को डिनोट करते हैं। फोकस के एम दूरी को लेंस की क्षमता क्या होगा? तो पी बराबर हमने क्या बताया था आपको? एफ। तो पी बराबर एफ एम, मतलब इसका मीटर को डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस का जो यूनिट होते हैं। तो ये हो जाएगा आपको। कितनी बार हमने आपको ये रिपीट कर दिए हैं। इस तरीके से इसको बना सकते हैं। फोकस दूरी दिया है, क्षमता निकालना है, तो पी बराबर क्या होता है? 1/f। एक ही फार्मूला है। तो इसमें लेकिन अवतल लेंस है तो ऋणात्मक होंगे, तो माइनस कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो लेकिन डायप्टर में है तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। 100 से गुना कर दो तो 5 आएगा, -5 सेंटीमीटर हो गया। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण उपकरण किससे संभव है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण उपकरण किससे संभव होती है? तो ये हम आपको दिखा देती हैं, ये इसका ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये क्या होती है? किससे वर्ण विक्षेपण उपकरण होती है? तो प्रिज्म से होती है। किससे होती है? प्रिज्म से। और ये आपका आंसर भी दिया गया। और आप लोग एक बार इसको मतलब ज़रूर वीडियो देखने के बाद इस सारे को रिवाइज कर लीजिएगा, आपके माइंड में रहेंगे। आप एग्ज़ाम तक इसको आराम से कैरी ऑन करके ले जा सकते हैं, आपके माइंड में रहेगा, आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल इसमें इतना ही। मिलते हैं कल वाले वीडियो में। मॉर्निंग में जो क्लास होंगे उसमें हम लोगों का जो संस्कृत व्याकरण का कुछ बच रहे हैं, समास का, उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद संस्कृत साहित्य भी चलेंगे। संस्कृत साहित्य सबको इसलिए रोक के रखे हैं कि एग्ज़ाम के नज़दीक में पढ़ाएंगे तो आपके माइंड में रहेगा, तुरंत जाकर उसको लिख सकते हैं। क्योंकि 1 महीना पहले जिसको पढ़ा देंगे वो थोड़ा सा रिवाइज जो नहीं करेगा, सब तो रिवाइज करेंगे नहीं, वो हमें भी पता है, आप सबको भी पता है। कुछ अभ्यर्थी करते होंगे, उसको तो अच्छा नंबर आएगा ही। तो जो नहीं रिवाइज करेंगे तो उसको भी तो पास होना है, इसीलिए हम रोक के रखें। आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, सारा सब्जेक्ट होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।